डियर स्टूडेंट्स, कल अपन ने श्रम कल्याण से क्या तात्पर्य है, उसके क्या उद्देश्य है, उसको किस प्रकार से किया जा सकता है, इस विषय पर अपन ने चर्चा की थी। आज अपन श्रम कल्याण के कार्य में कौन कौन से तत्वों का समावेश होता है, इस श्रम कल्याण कार्यक्रम के कौन कौन से अंग होते हैं, इस विषय पर आज अपन चर्चा करेंगे। श्रम कल्याण कार्य के प्रमुख अंग क्या है, इसमें कौन कौन से तत्वों का समावेश होता है। बेसिकली इसमें अलग अलग मत प्राप्त होते हैं, फिर भी मूल रूप से इसमें वे सारी व्यवस्थाएं शामिल की जा सकती है जिनका श्रमिकों से प्रत्यक्ष संबंध होता है। अगर अपन इस कार्यक्रम के श्रम कल्याण कार्य के अंगों की बातचीत को देखें तो निष्कर्ष रूप में या संक्षेप में इसके निम्न कार्यक्रम या इसके निम्न अंग शामिल माने जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला है श्रमिकों की भर्ती के वैज्ञानिक तरीके। जो रिक्रूटमेंट श्रमिकों को किया जाता है उसके साइंटिफिक जो मेथड्स हैं, उनको किस तरीके से उनका रिक्रूटमेंट किया जाए, उसको कौन कौन से रिक्रूटमेंट में प्रोसेस अपनाई जाए, अर्थात रिक्रूटमेंट के लिए विज्ञापन देना, उनकी सॉर्टिंग करना, फिर उनका एग्ज़ाम लेना, फिर उनका इंटरव्यू लेना, फिर उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट लेना और उसके बाद में उनको सेलेक्ट करके उनको अपॉइंटमेंट देना, ये सारे कार्य किस प्रकार से बेहतर तरीके से हो सकते हैं, इस बात की व्यवस्था करना श्रम कल्याण कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। दूसरा इसका जो होता है वो होता है उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था करना, अर्थात श्रमिक जहाँ पर भी कार्य करता है उसका जो कार्य का वातावरण है वहाँ पर अच्छा प्रकाश होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात जो मूलभूत सुविधाएं होती है कार्य करने के लिए, हवा, पानी, रोशनी, सफाई, ये वहाँ पर उपयुक्त तरीके से होने चाहिए। ये भी श्रम कल्याण कार्य का एक प्रमुख अंग है। तीसरा जो इसका है वो है कि श्रमिकों के लिए टेक्नोलॉजिकल और जनरल जो एजुकेशन है उसकी व्यवस्था करना। अगर किसी काम को करने के लिए श्रमिकों को हमको टेक्निकल कोई एजुकेशन देनी है या जनरल कोई एजुकेशन देनी है तो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पर, उसका लिटरेचर, लेक्चर मेथड, ट्रेनिंग मेथड, इन सारी बातों का वहाँ पर कोई ना कोई विषय होना चाहिए। नेक्स्ट इसका जो कार्य का अंग है वो है दुर्घटनाओं की रोकथाम की उचित व्यवस्था। किसी भी उपक्रम में काम करने वाले कर्मचारी मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से तब निश्चिंत होते हैं जब उनको ये लगे कि मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ वहाँ पर कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने की संभावना शून्य है। तो दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए श्रम कल्याण का जो कार्य है का अंग है वो प्रमुख है कि उस उपक्रम में श्रमिकों के साथ में इस प्रकार की सुरक्षा के साधन हों, उनके सेफ्टी मेजरमेंट्स अडोप्ट किए गए हों, इस प्रकार से व्यवस्था की गई हो कि दुर्घटना न्यूनतम या न के बराबर हो। नेक्स्ट ये है कि श्रमिकों के लिए उपयुक्त आवासों का निर्माण करना। आज कोई भी श्रमिक अगर किसी भी संगठन में काम करता है, किसी भी फैक्ट्री में काम करता है तो वहां पर उसको रहने के लिए उपयुक्त मकानों की जरूरत होती है। ये मकान संगठन के द्वारा, नियोजकों के द्वारा अपने स्तर पर निर्माण करके उनको दिए जा सकते हैं, जिनका एक न्यूनतम किराया श्रमिकों से लेकर के उनमें प्रॉपर सुविधाएं जुटा करके ये सारे मकान श्रमिकों को देने चाहिए। तो ये भी एक श्रम कल्याण का महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो श्रम कल्याण का कार्य का जो मुख्य अंग है उसमें है चिकित्सा, स्वास्थ्य की पर्याप्त सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ से संबंधित फैसिलिटी भी सारी व्यवस्था वहां पर की जानी चाहिए। ये भी श्रम कल्याण कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद में यह है मनोरंजन की व्यवस्था। श्रमिक जब काम करते करते थक जाता है, अपने आप को उबाऊ महसूस करने लग जाता है, तो एक श्रमिक को रिक्रिएशन की आवश्यकता होती है। तो जब श्रमिक को रिक्रिएशन की आवश्यकताएं हो तो जहां पर वो कार्य कर रहा होता है वहां पर ही उसके मनोरंजन की, खेलने की, टीवी की, जिम की इत्यादि की व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि वो अपना मनोरंजन भी कर सके और अपने आप को जो वह थकावट महसूस करता है उस थकावट से अपने आप को दूर कर सके। इसी प्रकार से भोजन की उचित व्यवस्था। अगर कोई श्रमिकों को
अच्छे कैंटीन की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे श्रमिकों को अगर वहाँ पर घर के अलावा उनको दोपहर का लंच करना है या ब्रेकफास्ट करना है या रिफ्रेशमेंट करना है या डिनर करना है, तो न्यूनतम मूल्य पर हाइजीनिक फूड की वहाँ पर व्यवस्था की जानी चाहिए। उससे भी श्रमिक बहुत ही मोटिवेटेड रहता है एवं उसको कार्य करने में आनंद की अनुभूति होती है। इसी प्रकार से श्रमिकों के जो काम के घंटे हैं वो संतोषजनक और वैज्ञानिक होने चाहिए। उनकी मजदूरी की दरें हैं वो पर्याप्त होनी चाहिए, उनको पर्याप्त मजदूरी मिलनी चाहिए और उनको मितव्ययी बनने के बारे में भी उनको शिक्षा देनी चाहिए। उनके जीवन में जो किस प्रकार से उनको अपने जीवन में रहना है, अपने जीवन में किन किन बातों का उनको पालन करना चाहिए, अर्थात श्रमिक का जीवन भी उनकी इनकम के अनुसार ही होना चाहिए। तो वो अपने इनकम के अनुसार अपने जीवन को किस प्रकार से जी सकते हैं, किस प्रकार से उसको श्रेष्ठ बना सकते हैं, इस बात की भी उनको शिक्षा देनी चाहिए। जो मजदूरी की दरें हैं वो भी पर्याप्त होनी चाहिए, श्रमिकों का शोषण नहीं होना चाहिए। श्रमिक अपने परिवार का जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी उस मजदूरी में उसकी उस मजदूरी से भरण पोषण कर सके, इस प्रकार मजदूरी की दरों का निर्धारण होना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो श्रम कल्याण कार्य के जो अंग होते हैं उसमें एक श्रमिक से संबंधित जो सारी बातें होती हैं वो उसमें शामिल की जा सकती है और ये जो सारे कार्य हैं वो श्रमिक कल्याण के कार्य के अंगों के रूप में माने जा सकते हैं। अब अपन इसका एक जो बिंदु है श्रम कल्याण कार्य की आवश्यकता क्या है, इसकी आज अपन चर्चा और करते हैं। किसी भी उपक्रम में शांति बनाए रखने के लिए, श्रमिकों की अधिकतम योग्यता का विदोहन करने के लिए, श्रमिक सरकार और नियोजकों के मध्य में मधुर संबंधों की स्थापना करने के लिए, सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए श्रम कल्याण का बहुत ही अधिक महत्व है। कि हमारे देश में राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति के लिए श्रमिक कल्याण कार्यक्रमों को स्वीकार किया गया है और भारत में श्रम कल्याण कार्य की आवश्यकता के संबंध में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं या इसके समर्थन में निम्न बिंदुओं का वर्णन किया जा सकता है। सबसे पहला इसमें है वो है औद्योगिक शांति की स्थापना करना। जो इंडस्ट्रियल पीस है, भारत में श्रम कल्याण कार्यों की पहली आवश्यकता है वो है औद्योगिक शांति की स्थापना करना। भारत में वर्ग संघर्ष या श्रमिकों और नियोजकों के मध्य में जो संघर्ष है वो एक सामान्य बातचीत है। ऐसा अनुभव में आता है कि उद्योगपति और राज्य श्रमिकों के कल्याण के प्रति कम जागरूक है और परिणाम ये होता है कि वहां पर श्रम संघर्ष कभी भी पैदा हो जाता है। इसलिए किसी भी उपक्रम में काम करने वाले कर्मचारी, नियोजक और सरकार के मध्य में मधुर संबंध हो, सौहार्दपूर्ण संबंध हो, इस प्रकार की बातचीत के लिए श्रम कल्याण का कार्य किया जाना बहुत ही आवश्यक है। फिर दूसरा इसका जो मुख्य विषय है वो है सामाजिक गुणों का विकास करना। एक श्रमिक के मध्य में जो अगर अपन श्रम कल्याण के कार्य करेंगे तो श्रमिक के जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुण हैं उनका उसमें विकास होता है। श्रमिक कैंटीन में मनोरंजन के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं से खुश रहता है और परिणाम ये होता है कि वो एक दूसरे की दुख सुख को उनको समझता है, किस प्रकार से सिविक सेंस का उसमें डेवलपमेंट होता है, वह सोशल बनता है, उसमें अटैचमेंट की और अपनत्व की भावना का विकास होता है। इस प्रकार से उसमें सामाजिक गुणों का समावेश होता है और श्रमिक जो मूल रूप से उसका परिमार्जन इसके माध्यम से हो सकता है। फिर तीसरा इसका जो आवश्यकता है वो लगता है इससे वह जो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी इसमें डेवलपमेंट होता है। जब एक श्रमिक को नियोक्ताओं के श्रम कल्याण के लिए कार्यों के माध्यम से जब श्रमिकों के हितों के लिए कार्य किए जाते हैं तो श्रमिक को भी लगता है कि मुझे भी मेरे दायित्वों का, मेरी ड्यूटीज़ का, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ईमानदारी से पालन करना चाहिए और परिणाम ये होता है कि उसमें धीरे धीरे जो उत्तरदायित्व की भावना है उसका डेवलपमेंट होता है और वह उद्योग धंधों के कार्यों में अपना समय में रुचि लेने लगता है और पूरे मनोयोग से वहाँ पे कार्य करता है। फिर इसका नेक्स्ट जो आवश्यकता है वो है इससे मानसिक शांति। जब उद्योग में कार्यरत श्रमिकों में और नियोजकों में परस्पर मधुर संबंधों की स्थापना होती है तो श्रमिकों को अपने कार्य के छूटने का भय नहीं होता है, वो भी अपना शांति से कार्य करते हैं। उनको तालाबंदी, हड़ताल, मानसिक स्ट्रेस, तनाव, तनख्वाह कटना, तनख्वाह नहीं मिलना,
प्रमोशन नहीं होना, इन सारी बातों से वो दूर होते हैं और अपने कार्य धीरे धीरे होते रहते हैं। परिणाम ये होता है कि उनमें मानसिक शांति होती है और वो ये मानने लग जाते हैं कि मेंटल पीस है वो आर्थिक शांति से कहीं ज़्यादा प्रभावी है। और फिर इसी प्रकार से जो श्रमिक होते हैं उनकी कार्य क्षमता का अधिकतम विदोहन होता है, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। श्रम कल्याण के कार्यों से श्रमिकों में सामाजिक गुणों का विकास होता है, वो उपक्रम के प्रति अपनत्व की भावना होती है, उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। तो परिणाम ये होता है कि श्रमिक भी जो बेस्ट अपना दे सकता है वो उपक्रम को देने का प्रयास करता है। इसलिए वहाँ पर श्रमिकों के द्वारा जो उनकी कैपेसिटी है उसका भी अधिकतम विदोहन होता है, जिससे उपक्रम का प्रोडक्शन बढ़ता है। प्रोडक्शन बढ़ने से उपक्रम का लाभ बढ़ता है, लाभ बढ़ने से श्रमिक कल्याण के कार्यक्रम फिर बढ़ते हैं और परिणाम ये होता है कि उपक्रम है वो श्रेष्ठ स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि औद्योगिक शांति की स्थापना के लिए, श्रमिकों में सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए, श्रमिकों में सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए, उनमें मेंटल पीस लाने के लिए, उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके जीवन स्तर को उच्च उठाने के लिए श्रम कल्याण कार्य है वो काफ़ी प्रभावी होते हैं और उनकी काफ़ी आवश्यकता महसूस की जाती है। थैंक्स टू ऑल मेंबर।